नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर स्वागत है आपका भव्यम क्लासेस के दिल्ली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। देखिए, अभी हम बात करेंगे आज हमारा जो यूजीसी नेट जेआरएफ का जो पेपर है, उसमें जो दिसंबर 2021 और जून 2022 का जो मर्ज साइकिल में पेपर हुआ था, हम उसका डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर। उसमें जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने बात कर ली थी अब तक 12 क्वेश्चंस की, राइट। और अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 से। तो उसमें जो पूरा पेपर जो एनालिसिस करेंगे, उससे पहले एक बात और कि जो अपना नेट का पेपर है हिस्ट्री का, जो पेपर नंबर 2 होता है, उसमें 30 क्वेश्चन जो है एंशियंट इंडिया के होते हैं, 30 मिडिवल के होते हैं और 30 क्वेश्चन जो है मॉडर्न इंडिया के होते हैं। बाकी जो 10 क्वेश्चन है वो हिस्टोरियोग्राफी के होते हैं। कुल मिलाकर जो 100 प्रश्न का है उसका फॉर्मुलेशन कुछ इस प्रकार से होता है मोटा मोटा कि 30 + 30 + 30 एंड +10, राइट। तो अब तक हमने जो जिक्र किया है उसमें हम 12 क्वेश्चन का डिस्कशन कर चुके हैं। अभी जो 13 क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर 13, वो हमारे स्क्रीन पे है। क्लियर? तो क्वेश्चन है, देख लीजिए क्वेश्चन है, महाभारत के भीष्म पर्व में हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। कथन 1 हमारे सामने है। कथन 2 है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त काल के दौरान हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ठीक है, और उपयुक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से सही उत्तर चुनना है। तो हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ 4 ऑप्शन है। जो ऑप्शन ए है वो कहता है कि कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। जो दूसरा ऑप्शन है, कथन 1 और कथन 2 दोनों ही असत्य हैं। जो कथन 3 है वो कहता है कथन 1 सत्य है और दूसरा कथन असत्य है। और जो स्टेटमेंट 4 है, हमारे पास जो ऑप्शन 4 है वो कहता है कि फर्स्ट जो है असत्य है और दूसरा जो है सत्य है। तो जो ये इस प्रकार के प्रश्नों में हमें जो कॉम्बिनेशन बने होते हैं उसमें दोनों को ढंग से एनालिसिस करके और फिर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना होता है। क्लियर? तो देखिए, महाभारत के भीष्म पर्व में, महाभारत जो है उसमें कुल मिलाकर 18 पर्व हैं। महाभारत का युद्ध जो है वो चला था 18 दिन और हर दिन एक पर्व में उल्लेखित है। तो इसीलिए 18 दिन और 18 पर्व, राइट। तो उसमें एक पर्व आता है भीष्म पर्व। क्लियर? और जो दूसरा स्टेटमेंट है, स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से गुप्त काल के दौरान हूणों के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। तो देखिए, यहां पर जो दोनों कथन है वो बिल्कुल सत्य हैं। एक बार देख लेते हैं इनकी व्याख्या। देखिए, व्याख्या में हमारे पास जो है, हूण मध्य एशिया में निवास करने वाली एक बर्बर जाति थी। यहां अगर मैप के थ्रू इसको समझें पूरे फॉर्मेशन को, तो ये मध्य एशिया हमारा यहां पड़ेगा। मध्य एशिया से जो जातियां हैं, जनजातियां हैं, वो भारत की ओर बढ़ रही हैं। और कारण क्या है? पहला तो ये कि यहां का जो इनका मूल क्षेत्र है मध्य एशिया में, वहां पर इनकी जनसंख्या बढ़ रही है। तो अपने साम्राज्य विस्तार के लिए और जो आर्थिक संसाधन है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, उनको पाने के लिए वो कहां मूव कर रहे हैं? दे आर मूविंग टुवर्ड्स इंडिया, भारत की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहां पर दिल्ली है हमारा, और यहां पर लगभग लोकेशन पड़ेगी हमारी मगध, यानी जो प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन भारत का इतिहास, वहां का जो सबसे बड़ा एक केंद्र माना गया है वह पाटलिपुत्र, यानी कि जो पटना वर्तमान में है उसको एक केंद्र माना जाता था। अब यहां से जो है हूण शासक जो यहां से बढ़ रहे हैं, और उसका जो पहला आक्रमण है स्कंदगुप्त के समय यहां पर देखने को मिलता है। देखिए, स्कंदगुप्त जो है उनका शासनकाल जो रहता है 455 से 467 ईस्वी में। क्लियर? तो इससे पहले इनके जो एक शासक थे कुमारगुप्त प्रथम जो है, इनकी मृत्यु के बाद शासक बनते हैं कौन? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त के बाद क्या होता है कि जो ही शासन सत्ता में आते हैं तो हूणों का पहला आक्रमण होता है, और वो होता है खुशनेवाज के लीडरशिप में। क्लियर? तो उन्होंने क्या है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को बुरी तरह से परास्त किया, जिसका उल्लेख स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है। ठीक है, ध्यातव्य है कि हूण आक्रमण का पहला लिखित साक्ष्य महाभारत के भीष्म पर्व में मिलता है। क्लियर? तो स्कंदगुप्त का नाम आते ही हमारे सामने कुछ चीजें और आनी चाहिए। देखिए, स्कंदगुप्त है, इसके साथ में एक चीज और जुड़ जाती है, आपने नाम सुना होगा सुदर्शन झील। सुदर्शन झील जो है उसमें प्राचीन भारत का एक बहुत बड़ा स्रोत रहती है। तो उसमें जो है सुदर्शन झील जो पड़ती है वर्तमान गुजरात के सौराष्ट्र प्रदेश में, सौराष्ट्र में। ठीक है, सौराष्ट्र जो है
उसी का एक क्षेत्र है जूनागढ़, और जूनागढ़ के इसी अभिलेख में जो है स्कंदगुप्त का जो जूनागढ़ अभिलेख में इसमें इस आक्रमण की हमें सूचना मिलती है। तो जूनागढ़ में जो चक्रपालित एक व्यक्ति का नाम है, चक्रपालित ने जो है सुदर्शनशील का वापस से पुनरुद्धार करवाया था। अब चक्रपालित कौन था? चक्रपालित जो है सौराष्ट्र का गवर्नर है पर्णदत्त। क्या नाम है? पर्णदत्त। पर्णदत्त। अब जो पर्णदत्त है सौराष्ट्र का गवर्नर है, पर्णदत्त का पुत्र है चक्रपालित, तो उसने सुदर्शनशील का वापस से क्या करवाया? पुनरुद्धार करवाया था। क्लियर? तो यहां पर स्कंदगुप्त का नाम आते ही हमारे सामने क्या क्या नाम आएंगे? जूनागढ़ अभिलेख, चक्रपालित, पर्णदत्त, सुदर्शनशील, सौराष्ट्र। क्लियर? तो ऐसे एक ग्रंथ और है चंद्रगर्भ। क्या नाम उसका? चंद्रगर्भ। ये ग्रंथ ऐसा है, इसमें भी हमें क्या मिलता है कि गुप्तों का जो स्कंदगुप्त शासक है, गुप्त शासन का गुप्त वंश का जो स्कंदगुप्त शासक है, वहां से भी क्या है हमें उसके आक्रमण का, उनकी जो आमना सामना होता है उसका हमें वर्णन मिलता है। तो हमारा जो एक क्वेश्चन था हमारा कि कौन सा कथन इनमें से सत्य है, तो हमारा कथन 1 भी सत्य हो गया, कथन 2 भी इसमें सत्य हो जाता है। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किस संस्कृत नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण दिया गया है? हमारे पास 4 ऑप्शन है इसके। पहला है मृच्छकटिकम, दूसरा है मुद्रा राक्षसम, तीसरा है उत्तर रामचरितम और चौथा है मालती माधव। क्लियर? तो देखिए जो संस्कृत नाटक है पहले से मेंशन है, चंद्रगुप्त मौर्य का वर्णन हमें इसमें मिलने वाला है, तो इसका आंसर जो है मुद्रा राक्षस। क्या आंसर इसका? मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस की रचना की थी विशाखदत्त ने। राइट? तो विशाखदत्त एक लेखक है, उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य, ये जो नाटक है लिखा गया है 9वीं शताब्दी में, और इस नाटक में जो लिखा गया है कि चाणक्य जो हैं कौटिल्य, उन्होंने नंद वंश का विनाश करके और बाद में जो है वो है चंद्रगुप्त मौर्य को शासक बनाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बहुत सारे शत्रु पैदा हो जाते हैं, तो उन शत्रुओं से रक्षा करने के लिए जो चाणक्य ने जो नीतियां, जो चालें चली, उन सब का विस्तार से वर्णन दिया गया है किसमें? ये जो नाटक है मुद्रा राक्षसम। क्लियर? तो हमारा जो व्याख्या हो जाएगी इसकी क्या हो जाएगी कि चंद्रगुप्त मौर्य का विवरण जो है मुद्रा राक्षसम नामक नाटक में दिया गया है, और इसमें विस्तार से वर्णन किया गया है उन नीतियों का जो चंद्रगुप्त के शत्रुओं के खिलाफ उनकी रक्षा करने के लिए उनका प्रयोग किया गया था। देख लेते हैं बाकी जो 3 ऑप्शन है उनके बारे में भी थोड़ा सा। पहला ऑप्शन है मृच्छकटिकम। क्लियर? मृच्छकटिकम जो है एक नाटक है। मृच्छकटिकम इसका अर्थ होता है मिट्टी का खिलौना। ठीक है? टॉय ऑफ क्ले। ये एक संस्कृत का नाटक है। इसकी खास बात यह है कि इसकी जो रचना है वो की थी महाराज शूद्रक ने। महाराज शूद्रक ने इसकी रचना की थी। अब इसमें क्या है कि ये संस्कृत का वो पहला नाटक है जिसमें जो निम्न वर्ग के लोग हैं, इसमें स्त्री और जो वंचित वर्ग के लोग हैं, उन सब ने मिलकर कैसे एक दुराचारी और अत्याचारी राजा को शासन सत्ता से बाहर कर दिया था। तो ये जो ऑप्शन है मृच्छकटिकम, तो इसके जो लेखक कौन है? महाराजा शूद्रक। बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की, उत्तर रामचरितम। उत्तम रामचरितम जो है ये लिखा था भवभूति ने। किसने? भवभूति नामक व्यक्ति ने लिखा है। देखिए इस ग्रंथ की सबसे खास बात यह है कि अब तक जितने भी ग्रंथ लिखे गए हैं उसमें बात की गई है प्रेमी प्रेमिका या फिर विवाह से पूर्व जो नायक नायिका हैं उनके जो संबंध हैं, उनके जो प्रणय निवेदन के संबंध हैं, उनका जिक्र इसमें किया गया है। लेकिन ये जो उत्तर रामचरितम जो ग्रंथ है ये पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें दाम्पत्य जीवन की बात की गई है, यानी आफ्टर मैरिज
दाम्पत्य जीवन की बात की गई है कि कैसे जनता के आग्रह पर न चाहते हुए भी भगवान राम ने कैसे सीता को वनवास के लिए वापस जंगल में छोड़ने के लिए विवश थे। तो उस पूरे दृश्य का इसमें वर्णन किया गया विस्तार से, और उसका नाम क्या है? उत्तर रामचरितम। क्लियर? तो ये जो है इसमें कहा गया है कि जीवन का एकमात्र रस है करुण रस। क्लियर? इसमें क्या कहा गया है कि कैसे एक पति जो है अपनी पत्नी से अलग रहते हुए सामाजिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं, यानी समाज के लिए उनकी व्यक्तिगत जो इच्छाएं आकांक्षाएं हैं उनकी यहां पर बलि दे दी गई है। क्लियर? तो हमारा सी ऑप्शन भी क्लियर हो गया। जो डी ऑप्शन है ये भी जो है किसने लिखा है? भावभूति ने ही। तो यहां पर क्या हुआ कि जो हमारे पास चार ग्रंथ हैं, चारों में से शूद्रक ने लिखा है मृच्छकटिकम, विशाख दत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षसम, और उत्तर रामचरितम लिखा है किसने? भावभूति ने, और मालभूति भी किसने? भावभूति ने। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षसम। व्याख्या देख लेते हैं एक बार, क्या है इसकी। संस्कृत ग्रंथ विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से वर्णन प्राप्त होता है। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है, लेकिन इस तथ्य की प्रामाणिकता संदिग्ध है। मुद्रा राक्षस में ही कहा गया है कि चाणक्य की सहायता से नंद शासक घनानंद को अपदस्थ किया गया, और बाकी जो हमने बात कर ली है शूद्रक और भावभूति की, इसको भावभूति भी कह देते हैं, इंग्लिश में ये होता है भावभूति। अब इसको भाव भी कह देते हैं कई बार, और ये भाव भी हो जाता है, भाव भी हो जाता है। क्लियर? तो दोनों एक ही नाम है। क्लियर? बढ़ते हैं अगले प्रश्न। तो ये प्रश्न है हमारा, हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हस्तायुर्वेद की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? राइट? हस्तायुर्वेद यानी रिलेटेड टू एलिफेंट्स। तो इसमें हमारे पास कुल मिलाकर चार ऑप्शन है। देखिए ये वाला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रश्न में हमारे बहुत सारे प्रश्न एंशिएंट इंडिया के साहित्य बहुत सारे हमारे जो हैं कवर होने वाले हैं। क्लियर? तो पहले इस बारे में देख लेते हैं कि वाग्भट क्या है। देखिए वाग्भट जो है, वाग्भट ने जो किताब लिखी है अष्टासंग्रह है। अष्टासंग्रह, अष्टासंग्रह किताब में क्या है, ये बेसिकली रिलेटेड टू आयुर्वेद, आयुर्वेद से संबंधित ये किताब है। और अष्ट का मतलब होता है आठ, यानी इसमें 8 घटकों की बात की गई है, और कैसे जो ये 8 घटक हैं आयुर्वेद में मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, मनुष्य के स्वस्थ रहने के लिए। तो जाहिर सी बात है हमारा ऑप्शन ये तो नहीं होगा वाग्भट। क्लियर? दूसरा ऑप्शन है कश्यप, कश्यप भी ऑप्शन नहीं है। सुश्रुत, सुश्रुत को हम इसलिए यहां पर क्रॉस कर रहे हैं, रीजन बीइंग सुश्रुत जो है वो है चिकित्सा, और चिकित्सा कौन सी? मानव चिकित्सा, मानव चिकित्सा की बात करते हैं। सुश्रुत का जो एक लिटरल मीनिंग होता है वो है सही से सुना गया, सुश्रुत, सुश्रुत सही से सुना गया। देखिए सुश्रुत जो है इनको कहा जाता है सर्जरी का जनक, या हिंदी में कहें तो शल्य चिकित्सा का जनक, फादर ऑफ सर्जरी, सुश्रुत। और इनकी जो पुस्तक है इसका नाम है सुश्रुत संहिता। क्लियर? तो हमारा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा वो क्या है? पलकाप्य, पलकाप्य या पालकाप्य। क्लियर? थोड़ा सा और देख लेते हैं, इससे जुड़े हुए कुछ और फैक्ट देख लेते हैं। देखिए वाग्भट जो है इन्होंने अपनी किताब, क्या नाम है किताब का? अष्टासंग्रह, उसमें लिखा है कि मनुष्य की बीमारियों में 85% बीमारियां ऐसी हैं जिनके इलाज के लिए, उपचार के लिए हमें डॉक्टर्स की आवश्यकता नहीं है। बस केवल 15% बीमारियां ऐसी हैं जिनके उपचार के लिए हमें चिकित्सक की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो ये वाग्भट हो गया। यहां पर सुश्रुत, सुश्रुत की हम बात कर चुके हैं, और सुश्रुत के बारे में कहा जाता है कि सुश्रुत संहिता जो है, जो पुस्तक उन्होंने लिखी है, इसके बारे में कहा जाता है कि जिन उपकरणों का, जिन इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन सुश्रुत संहिता में किया गया है, उनमें से तकरीबन 108 उपकरण ऐसे हैं जो वर्तमान में भी जो ऑपरेशन जो कार्य होते हैं, जो ऑपरेशन सर्जरीज होती हैं, उसमें किसी न किसी तौर पे काम में आते हैं। और जो मैकेनिज्म सुश्रुत संहिता में बताया गया है वही ठीक मैकेनिज्म वर्तमान में जो हमारे सर्जरीज है उसमें कहीं ना कहीं
आधार मानकर उसको काम में लिया जा रहा है। क्लियर। और उसी से जुड़ा हुआ एक नाम और आता है, मैं यहां लिख देता हूं, चरक। आपने नाम सुना होगा चरक और महर्षि चरक। चरक जो है इन्होंने भी क्या किया है, प्लास्टिक सर्जरी इसकी बात की है। ठीक है, तो कुल मिलाकर हमारे पास 3 ऐसे व्यक्तित्व हैं, वाग्भट नंबर 1, सुश्रुत नंबर 2 और चरक नंबर 3। तो इन तीनों को क्या कहा गया है, इन तीनों को कहा गया है ट्रिनिटी। मैं यहां लिख देता हूं ट्रिनिटी। क्लियर। यानी कि 3 जो व्यक्ति हैं ट्राइंगल बनाते हैं और ये मानव स्वास्थ्य की बातें करते हैं। देखिए एंशियंट इंडिया में हमारे पास क्या है कि बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं जो स्पेसिफिकली किसी विषय को लेकर हमेशा इंगित करते रहे हैं। जैसे हम बात करें आर्यभट्ट को, तो आर्यभट्ट ने खगोल की और गणित के विषयों की बात की है। वैसे ही एक नाम आता है शालीहोत्र। मैं यहां लिख देता हूं शालीहोत्र। शालीहोत्र एक वैज्ञानिक हैं, एक चिकित्सक हैं। तो शालीहोत्र ने लिखा है घोड़ों की चिकित्सा के बारे में। ही रोट अबाउट हॉर्स हीलिंग, कि घोड़ों के उपचार के कैसे क्या क्या प्रयोग हैं। और ये घोड़ों पर लिखा गया दुनिया का सबसे पहला ग्रंथ माना जाता है शालीहोत्र। और रचना किसने की थी, महर्षि शालीहोत्र ने। क्लियर। तो हमारे पास कुल मिलाकर वाग्भट, सुश्रुत, शालीहोत्र, पलकाप्य और चरक, ये कुल मिलाकर 5-6 नाम हो जाते हैं जो हमारे एंशिएंट इंडिया के चिकित्सा पद्धति में बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। इसी से जुड़ा हुआ 2 और नाम आ जाते हैं, धन्वंतरी। ठीक है, और एक और नाम आ जाता है हमारे पास योग सूत्र, जो कि महर्षि पतंजलि की कृति है। ठीक है, तो कई बार ये कॉम्बिनेशन में आता है, ग्रुप ए को ग्रुप बी से मिलाना होता है। क्लियर। तो ऐसे में 4 ऑप्शन आपके पास यहां होंगे और 4 ऑप्शन आपके पास यहां होंगे, इनको आपको मैच करना होगा। क्लियर। तो ऐसे में हमारे पास लेखकों के नाम और उनकी पुस्तकों के नाम हमें पूछ लिए जाते हैं। इस प्रश्न की जो उत्तर है उसको देख लेते हैं। लिखा है इसमें कि हाथियों की प्रमुख व्याधियों के निदान और उपचार से संबंधित हस्तायुर्वेद नामक ग्रंथ की रचना ऋषि पालकाप्य ने की। इस ग्रंथ में हाथियों की वंशावली, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विशेषताओं, हाथियों को पकड़ने की तकनीक, स्वास्थ्य विकास, युद्ध एवं काम के लिए उन्हें प्रशिक्षित करना एवं उनके रोगों के निदान और उपचार के संबंधित विवरण दिया गया है। ठीक है, तो हमारा जो उत्तर है ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज पालकाप्य ऋषि। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, पहला कथन है सुल्तान रजिया ने ख्वाजा नामक अधिकारी को इक्ता की आय एवं व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था। दूसरा कथन है सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राजस्वदाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन के लिए कृषि सुधार लागू किया था। कथन 3 है सुल्तान फिरोज ने संकटग्रस्त कृषकों की सहायता हेतु तकावी ऋण की शुरुआत की थी। और ऑप्शन डी है, कथन डी है इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। ऑप्शन ई है शेर शाह सूरी ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 स्टेटमेंट्स हैं, उसमें अगर कॉम्बिनेशन के हिसाब से हमें आंसर इसमें सर्च आउट करना है। पहला ऑप्शन जो है वो है केवल बी और डी, केवल बी और डी सही है। ऑप्शन बी है केवल बी और ई सही है। ऑप्शन सी है ए और बी। ऑप्शन डी है ए बी ई। तो देखते हैं। तो देखिए यहां पर ऑप्शन जो हमारे हैं उसके अकॉर्डिंग और जो कथन है उस पर विचार करते हैं एक बार, कि जो पहला कथन है वो कह रहा है कि रजिया सुल्तान ने, तो यहां पर देखिए रजिया ने नहीं किया था ये कार्य किसने किया था, बलबन ने। क्लियर। तो हमारे पास क्या हो गया कि जहां ऑप्शन ए आ रहा है जिसमें वो हमें एलिमिनेट करना है। ध्यान रहे कि हमारे पास बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जिनका सटीक उत्तर हमें आता होगा, जो हम प्रश्न देखते ही तुरंत उस सवाल को हम हल कर सकते हैं। लेकिन बहुत बार होता है ऐसा है कि ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आ जाते हैं जो हमने पहली बार देखे होते हैं और शायद आखिरी बार भी। तो ऐसे में क्या करना होता है, थोड़ा सा एलिमिनेशन प्रोसेस हमें यहां पर यूज करना होता है। एलिमिनेशन का मतलब कि अगर हमारे पास 4 ऑप्शन है ए बी सी और डी,
अगर हम श्योर हैं कि हमारे पास इसका सी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब उसको आप तुरंत क्रॉस कर दीजिए। अब हमें सोचना किस पे, ए, बी और डी पे। अब आपको ध्यान में आ रहा है कि इसका आंसर बी भी नहीं हो सकता, तो अब हमारे पास अल्टीमेटली दो ऑप्शन रह जाते हैं, ए और डी। क्लियर? तो एलिमिनेशन का मतलब है कि सटीक आंसर नहीं आए तो भी हम जो गलत को हटाकर भी सही तक पहुंच सकते हैं, इसको कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। क्लियर? तो हमने ए ऑप्शन को काट दिया है। अब इसमें देखिए कि ए को काटने के बाद कौन कौन से हमारे पास ऑप्शंस रह जाते हैं। यहां पर ऑप्शन सी में ए बचा हुआ है, ऑप्शन डी में ए बचा हुआ है, तो हमें सी और डी इन दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करना है। अब हमें काम करना है बी और ई, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी पर। क्लियर? अब यहां पर भी देखिए बी ऑप्शन दोनों में कॉमन है। अब हमें सोचना है सिर्फ डी और ई पर। देखते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्वदाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन के लिए कृषि सुधार लागू किया। बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शन सी, सुल्तान फिरोज ने संकटग्रस्त कृषकों के लिए सहायता के लिए तकावी ऋण की शुरुआत की। देखिए पहले ही हम यहां पर सी पर विचार भी नहीं करना है, लेकिन फिर भी एक फैक्ट और ऐड करने के लिए हमें यहां पर ये जो व्यवस्था थी तकावी ऋण की सुविधा, ये शुरू की थी मोहम्मद बिन तुगलक, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहां पर ऑप्शन सी भी जो है गलत हो गया, यहां पर ऑप्शन ए भी गलत हो गया। इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की, और यहां पर है शेरशाह सूर्य ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उल्लंघन किया। अब हमारा जो ऑप्शन है वो बचता है डी और ई। यहीं से हमारा जो प्रश्न सही या गलत होगा, क्योंकि हमने इजीली दो ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए हैं। सी जो ऑप्शन था उसको ऑलरेडी उस पर विचार करने की आवश्यकता नहीं थी इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए, फिर भी हमने एक फैक्ट ऐड करते हुए मोहम्मद बिन तुगलक का यह नाम मेंशन किया है। अब बात आती है डी और ई में। इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। देखिए इजारा पद्धति, हमारे पास कई यहां पर सिस्टम होंगे रेवेन्यू कलेक्शन के लिए, तो उसमें से एक आता है इजारा पद्धति। इजारा मतलब ठेकेदारी प्रथा पर राजस्व वसूली को आधार मानना, कि किसी ठेकेदार किसी जमींदार को ठेके पर वो वसूली का काम देना। तो ऐसे में इजारा पद्धति ने कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि की। बिल्कुल ठीक बात है। और शेरशाह सूर्य ने किसानों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन किया। देखिए यहां पर क्या है कि शेरशाह सूर्य ने उन अधिकारों का उन्मूलन नहीं किया, लेकिन क्या किया, किसानों की जो स्थिति है उसको और अधिक सुदृढ़ करने के लिए, सुव्यवस्थित करने के लिए उसने क्या किया, शेरशाह ने उनको और अधिक ऋण उपलब्ध करवाया। क्लियर? तो यहां पर हम जो है ई ऑप्शन भी एलिमिनेट कर देंगे, तो हमारे पास अल्टीमेटली कौन कौन से ऑप्शन बच जाते हैं, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। तो हमारा आंसर इसका ए हो जाएगा। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। सुल्तान बलबल ने ख्वाजा नामक अधिकारी को इक्ता की आय एवं व्यय को नियंत्रित करने के लिए नियुक्त किया था, और हमारे ऑप्शन में क्या था, रजिया। क्लियर? तो जो ऑप्शन ए है वो हमारा सही हो जाएगा बी और डी स्टेटमेंट को लेकर। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने सभी राजस्वदाताओं को बिना किसी भेदभाव के राज्य के अधीन करने के लिए कृषि सुधार लागू किया, जो हमारा स्टेटमेंट 2 था, बिल्कुल एज इट इज है। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने संकटग्रस्त कृषकों की सहायता हेतु तकावी ऋण की शुरुआत की थी, और हमारे ऑप्शन में था क्या, स्टेटमेंट जो हमारा 3 है उसमें बात की थी फिरोज शाह तुगलक की। क्लियर? तो ये जो है इजारा पद्धति में सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को जागीर तथा खालिसा भूमि दे दी जाती थी, और इजारेदार को यह छूट थी कि वह किसानों से जितना चाहे उतना राजस्व वसूल करे। इस पद्धति से कृषकों की दुर्दशा में वृद्धि हुई। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट हमारा जो 3 स्टेटमेंट 4 है जिसको हमने डी कहा था। तो देखिए यहां पर खालिसा भूमि क्या होती है। खालिसा भूमि उसे कहा जाता है, जब हम मध्यकाल में पढ़ेंगे तो कई प्रकार की भूमि होती है, चाचर, पोलज, खालिसा। तो खालिसा भूमि कहा जाता है उस भूमि को जो सीधे राजकीय शाही नियंत्रण के अंतर्गत आती है, उस भूमि को क्या कहा जाता है, खालिसा भूमि। क्लियर? और जो स्टेटमेंट 5 है, शेरशाह सूरी ने कृषकों की सहायता के लिए जमींदारों के अधिकारों का उन्मूलन नहीं किया, बल्कि कृषकों को अलग से सुविधाएं प्रदान की। इस तरह से मिलकर विकल्प बी और डी हमारे सत्य हैं। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर जो है ये 16 बिल्कुल इजी हो जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। ये जो क्वेश्चन है बहुत हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि जितने भी विदेशी यात्री हैं
उनसे हमेशा कोई ना कोई प्रश्न आता है, और उसमें एक प्रश्न किस प्रकार से आते हैं, कई बार पुस्तक को ग्रुप ए में रख देंगे और यात्री कौन था तो मिलान के लिए हमारे पास आते हैं, या फिर कई बार इसको सी ग्रुप में भी डाल के कौन से स्थान से आ रहे हैं वो लोग। ठीक है, तो आपको क्या है कि मैच करना होता है इन चारों को आपस में। क्लियर? तो इस प्रकार के प्रश्न डायरेक्टली हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। क्लियर? तो यहां पर है कि इन यात्रियों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो हमारे पास 5 ऑप्शन है। पहला है मार्को पोलो, दूसरा है दुआर्ते बारबोसा, तीसरा है निकितिन, चौथा है पीटर मुंडी और पांचवा है फ्रैंकोइस बर्नियर। बताइए फिर इसमें आंसर। देखिए इसमें जो है मार्को पोलो, दुआर्ते बारबोसा, निकितिन, पीटर मुंडी और फ्रैंकोइस बर्नियर। ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी ई डी, ए डी ई, ए डी बी सी ई, ए सी डी ई बी और ए सी बी डी ई। बताइए इसका आंसर। तो इसका हम ऑप्शन देखेंगे तो थोड़ी व्याख्या देख लेते हैं इसकी। मार्को पोलो जो है 13वीं सेंचुरी में, 13वीं शताब्दी के लगभग अंत में जो है भारत की यात्रा पर आता है। ठीक है, मार्को पोलो जो है इटली का निवासी है, और ये कहां से आया है इटली में, वेनिस शहर का निवासी है, और ये भारत में 1992 में 1992 और 93 में भारत में यहां पर आता है। दूसरा है निकितिन, ये जो है 15वीं सेंचुरी में। देखिए सेंचुरी को कई बार इस तरह सी लिखकर भी और हम उसको इस तरह से इंडिकेट कर सकते हैं। क्लियर? तो जो इस प्रकार के प्रश्न होते हैं उसमें अगर हमें एग्जैक्ट डेट भी नहीं पता होती है तो दो जो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि किसी सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में या फिर वो सेकंड हाफ में। अगर वो यात्री सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में आ रहा है तो भी हमारा इस प्रकार के जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वाले क्वेश्चन है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई हमें एग्जैक्टली ध्यान नहीं है और हमें यह ध्यान है कि जो मार्को पोलो है वो लगभग 13वीं शताब्दी के अंत में आया था, तो यहां पर हमारे पास हम उसको इस ब्लॉक में रखेंगे। क्लियर? तो वैसे निकितिन जो है रूस से आया हुआ है। कहां से? रूस से आया हुआ है, और ये क्या है, घोड़ों का व्यापारी है। ठीक है, ये हॉर्स ट्रेडर है, घोड़ों का व्यापारी। दुआर्तो बारबोसा ये जो है 1500 से 1516 के बीच में यहां पर रहता है, और ये जो है आता है पुर्तगाल से, लगभग 16 वर्ष यहां पर रहता है। और पीटर मुंडी जो है 1630 से 1634 4 वर्ष के लिए यहां पर मुगल काल में रहता है, और ये जो रहता है कहां पर, किसके शासनकाल में, शाहजहां के काल में। क्लियर? और सबसे अंत में है फ्रैंकोइस बर्नियर, ये जो है हमारा काल है औरंगजेब के काल में आता है। क्लियर? ये पेशे से क्या था, एक चिकित्सक था, और बाद में ये क्या है कि इसने जो औरंगजेब की एक बीमारी थी पेचिस, उसका लाइलाज बीमारी थी, उसका इसने अच्छे से इलाज किया, और अंततः औरंगजेब इससे बहुत खुश होता है, बहुत सारे इसको अपने दरबार में मान सम्मान प्रदान करता है, बर्नियर। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी का मतलब इसका जो ऑप्शन है डी। ए सबसे पहले यहां पर आ जाएगा ए, फिर बाद में सी निकितिन, उसके बाद है बी दुआर्ते, और उसके बाद है डी जो है पीटर मुंडी, ये नंबर 4 पे आ जाएगा, और फ्रैंकोइस बर्नियर जो है सबसे अंत में औरंगजेब के काल में आता है। तो इस तरह से हमारा 17वां क्वेश्चन है, उसके हमारे पास 4 विकल्प हैं, उनमें हमें तय करना है कि कौन सबसे पहले आता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 18वां कि निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी या जौतरी का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। ठीक है, प्रश्न क्रमांक हमारे पास ये 18 है। तो इसमें देखिए 18वें प्रश्न में जो है एक व्यक्ति का नाम है इब्न बतूता। क्या है? इब्न बतूता जो है अफ्रीका के मोरक्को का निवासी है, और ये जो है भारत में आता है 1333। ठीक है,
1333। इसमें यहां पर जो शासक है वो है MBT, यानी मोहम्मद बिन तुगलक। MBT इन शॉर्ट में लिख देते हैं हम इसको, मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका आंसर जो है निम्नलिखित में से किसने गैर मुस्लिम राजस्व प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी या जौतरी का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? तो यहां पर इसका आंसर है इब्न बतूता। देख लेते हैं इसकी व्याख्या क्या है। गैर मुस्लिम प्रदाताओं के मुखिया के रूप में चौधरी या जौतरी, स्पेलिंग होती है चौधरी या AU या O, राइट। कई जगह में AU मिलता है, कई जगह O मिलता है। तो मुखिया के रूप में चौधरी या जौतरी का सर्वप्रथम प्रयोग इब्न बतूता ने किया था। इनका मूल नाम शेख फतेह अबू अब्दुल्लाह था, जो मोरक्को कहां पड़ता है? अफ्रीका में, अफ्रीका का मूल निवासी था। और 1333 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था और तुगलक ने इन्हें दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। 1342 में तुगलक ने उसे अपना दूत बनाकर चीन भेजा था, परंतु जहाज खराब होने के कारण वह बीच बार रास्ते से वापस लौट आया। इसकी प्रमुख जो रचना है वो रहला है, किताबुल रहला भी कहा जाता है उसको, और रहला भी कहा जाता है। इस ग्रंथ में भारत की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक स्थितियों का वर्णन किया गया है। और अफीफ जो है तारीख फिरोजशाही के नामक ग्रंथ लिखा गया, जो शमसुद्दीन अफीक है यहाँ पे, ये इन्होंने जो है तारीख फिरोजशाही नामक ग्रंथ की रचना की थी। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा कि जिसने चौधरी नामक जो शब्द है उसका प्रयोग किया था, तो कौन है? इब्न बतूता, जो ऑप्शन ए में है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 19 की ओर। प्रश्न क्रमांक 19 कहता है कि निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्लियर? कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक शिलालेख एकत्र किए। कथन एक ये है। कथन दो है, जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी का विकूटन मतलब पहचान करना, इंग्लिश में बोल देते हैं इसको डिसाइफर करना, टू डिसाइफर, राइट। और सी जिसका कथन है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन किया गया। और कथन जो डी है वो है, दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक जो है प्रकाशित हुआ। ठीक है। और जो ई इसका कथन है, एपिग्राफिका इंडिया का पहला अंक जो है प्रकाशित होता है। तो इनको हमें क्रम के हिसाब से यहां पर इनको सेट करना है। देखिए, कॉलिन मैकेंजी है एक, ये ब्रिटिश अधिकारी हैं और इन्होंने दक्षिण भारत में लगभग 8000 से अधिक, कहीं कहीं इनकी संख्या 9000 अभिलेख भी मिलते हैं, जिसमें शिलालेख भी हैं और भी अन्य प्रकार के जो अभिलेख हैं। अभिलेखों के कई प्रकार होते हैं, ताम्र अभिलेख, शिलाभिलेख, स्तंभ अभिलेख, तो उन्हीं में से कुल मिलाकर इनकी संख्या जो है लगभग 9000 हो जाती है। ठीक बात है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक काल की ब्राह्मी लिपि का विकूटन। देखिए, जेम्स प्रिंसेप जो है, इनका भारत के इतिहास में बहुत ही एक लैंडमार्क माना जाता है इनको। रीजन क्या है इसका कि इन्होंने ईयर 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने और अशोक के अभिलेखों का उन्होंने सबसे पहले अध्ययन किया था। और जानकारी के लिए बता दें कि सबसे पहले जो है सांची और भरहुत, ये दो स्थान हैं। यहां पर जो अभिलेख मिले हैं उनमें एक शब्द है क्या? दानम, मींस डोनेशन। तो इस शब्द को सबसे पहले पहचाना, जो कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ था? ब्राह्मी लिपि में। ये देखो, ब्राह्मी लिपि का विकूटन किया है। तो यहां पर ब्राह्मी लिपि में सबसे पहले जो डिसाइफर किया है, जो उसको पहचाना है, वो किसने पहचाना है? जेम्स प्रिंसेप ने। तो ये डेट हो गई हमारे पास 1837। ओके। जो सी इसका स्टेटमेंट है, अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा अशोक के शिलालेखों के पहले सेट का प्रकाशन। देखिए, यहां पर क्या है कि भारत के पुरातात्विक जो इतिहास है, जो हमारे पास पुरातात्विक स्रोत हैं भारत को जानने के, उनके संरक्षण में सबसे महत्वपूर्ण योगदान जो माना जाता है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम का। देखिए क्या इनका योगदान है। एक तो नाम सुना होगा आपने, ASI,
एएसआई होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना होती है 1861 में, और इस संस्थान की स्थापना करने का जो श्रेय है वो सबसे पहले जो जाता है वो है अलेक्जेंडर कनिंघम। क्लियर। और इसी से जुड़ा हुआ फिर आगे आता है दो एक्ट, एक एक्ट है 1904 में जो आया था, उसको हम देख लेते हैं। उन्नीस सौ चार में एक एक्ट आता है लॉर्ड कर्जन के समय, उस टाइम पे हमारे जो गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, उसके टाइम पर आया था द एंशियंट मॉन्यूमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट। 1904 में एक नया एक्ट आता है द एंशियंट मूवमेंट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1904 में जो आता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि भारत के जो प्राचीन भारत के जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं उनके संरक्षण की पहली बार यहां बात की गई थी, और ये लॉर्ड कर्जन के समय आया था। और ये कौन से, हम इसका जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका लिंकअप किससे है, एएसआई से। इसमें उन मॉन्यूमेंट्स को शामिल किया गया था जो आते थे किसकी देखरेख में, एएसआई के अंतर्गत देखरेख में आते थे। तो यहां पर क्या बात हुई कि अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा एएसआई की स्थापना की गई 1861 में, और उसी से रिलेटेड हमारा 1904 का जो एक्ट है वहां पर आता है। क्लियर। और जो डी ऑप्शन है, डी जो स्टेटमेंट है, दक्षिण भारतीय शिलालेखों के जर्नल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला अंक प्रकाशित। तो देखिए यहां पर जो है 1866 में इसका पहला जो अंक है उसका कंपाइलेशन, संकलन शुरू हो जाता है, लेकिन 1872 में इसका जो है पहला प्रकाशन यहां पर होता है। क्लियर। तो यहां पर एक ऑप्शन हो गया हमारे पास डी और ई ऑप्शन। तो इसका एक बार हम व्याख्या देख लेते हैं। कोलिन मैकेंजी 1754-1821 ब्रिटिश इंडिया कंपनी में स्कॉटिश सेना के अधिकारी थे जो बाद में पहले सर्वेयर जनरल बने। इन्होंने संस्कृत और द्रविड़ भाषाओं में 8000 से अधिक और कहीं कहीं 9000 भी इसकी संख्या एग्जैक्ट मिल जाती है, 9000 से अधिक शिलालेख एकत्रित किए। 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा अशोक के समय की ब्राह्मी लिपि का विकुटन यानी पहचान की गई। अलेक्जेंडर कनिंघम 1872 ईस्वी में पुरातात्विक सर्वेक्षण के डीजी डायरेक्टरेट जनरल बने और इन्होंने अशोक के शिलालेखों को पहले सेट का प्रकाशन किया था। जनरल एपिग्राफिया कर्नाटिका का पहला प्रकाशन बी लुइस द्वारा 1886 में किया गया था, और एपिग्राफिका इंडिया के पहले अंक का प्रकाशन जेम्स बर्गीज द्वारा 1892 में किया गया था। अतः विकल्प सी यानी कि इसमें जो 5 हमारे पास क्रमशः हैं वो ठीक हो जाएंगे। यहां पर ये 1872 है और 1886 है, ये वाला 1886, राइट। तो यहां पर जो हमारे पास जो क्रम से पांचों हैं बिल्कुल ठीक क्रम में जमे हुए हैं, तो हमारा ऑप्शन जो है सी यहां पर ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा और इसमें जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं कि जब बात आती है अशोक के अभिलेखों की, तो अशोक के अभिलेख जो हैं हमारे कुल मिलाकर 4 भाषाओं में मिलते हैं। पहला है ब्राह्मी, दूसरा है यूनानी, एक है अरेमाइक, और चौथा है हमारे पास है खरोष्टी लिपि। खरोष्टी लिपि जो है ये उर्दू की भांति लिखी जाती है, राइट टू लेफ्ट, राइट। तो कुल मिलाकर हमारे पास अशोक के अभिलेख जो है 4 भाषाओं में मिलते हैं। वो कौन सी हैं? ब्राह्मी, यूनानी, अरेमाइक और खरोष्टी। इसके अलावा अशोक से बात जुड़ी हुई आती है कि यहां पर 4 ऐसे स्थान हैं, उदयगुलम, गुर्जरा, मास्की और निट्टूर। ये 4 स्थान जो हैं यहां से अशोक के अभिलेख मिले हैं, और इन चारों ही स्थानों से अशोक के अभिलेखों में अशोक के व्यक्तिगत नाम, पर्सनल नेम जो है यहां से इनमें लिखित है, उल्लेखित है। ठीक है। तो इस प्रश्न में क्या हुआ कि 1872 में पुरातत्व सर्वेक्षण के जो जनरल बनते हैं ये कनिंघम, राइट, और उसके बाद में ये पूरा जो क्रम चलता है ये हमारे जो 5 ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक बैठते हैं। क्लियर। अगला ऑप्शन हमारा है 20। निम्नलिखित में से कौन से संत वैष्णव परंपरा के अनुयायी थे?
तो हमारे चार ऑप्शन हैं, ए है देवर दासी मोया, बी नमनालवार, सी अप्पार और डी अल्लामा प्रभु। क्लियर। तो यहां पर हमारे पास जो है चार ऑप्शन है, तो इसका आंसर है हमारे पास नमनालवार। देख लेते हैं क्या है इसकी व्याख्या। दक्षिण भारत में भागवत धर्म के उपासक अलवार संत कहे जाते हैं। प्रमुख अलवार संतों में तिरुमंगाई, पेरिये अलवार एवं नमनालवार थे। तमिलनाडु के भक्त कवियों में नमनालवार का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। नमनालवार ने वैष्णव संत के रूप में अनेक धर्म ग्रंथों की रचना की। तमिल में नम्मा का अर्थ होता है हमारा। भगवान की कृपा से नमनालवार ने पुरुषत्व प्राप्त किया। भागवत धर्म के संस्थापक वृष्णि वंश के वासुदेव कृष्ण थे। इनके भक्त भागवत कहलाए। इनमें 9 प्रकार की भक्तियों का उल्लेख है। देखिए यहां पर तो हमारे पास दक्षिण भारत में जब हम बात करते हैं, दक्षिण भारत में जो ये दक्षिण भारत की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास संत परंपरा के 2 प्रारूप नजर आते हैं। एक है अलवार संत और दूसरे हैं नयनार संत। क्लियर। तो अलवार संत हैं, इनमें से एक जो है वो शैव परंपरा को शैव परंपरा से बिलोंग करते हैं, शैव धर्म जिसको कहते हैं। दूसरे हैं वैष्णव धर्म, ठीक है, या भागवत धर्म, ठीक है। तो इसमें बात आती है कि कौन से संत जो हैं, एक आते हैं शैव और वैष्णव। क्लियर। तो यहां पर एक संत जो है बिलोंग करते हैं वैष्णव परंपरा से और एक जो करते हैं शैव परंपरा से। तो इसको याद करने का तरीका यह हो सकता है कि नयन, नयन यानी आंख, तो इनमें से जो आंख है, थर्ड आई किसके पास है? शिव, यानी शैव। तो जो नयनार संत हैं वो शिव की भक्ति करते हैं, तो वो शैव परंपरा से संबंध रखते हैं। और जो अलवार संत हैं, बचे हुए जो बच गए, वो हमारे विष्णु परंपरा जो वैष्णव धर्म है उसके अनुयायी यहां पर है। ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे क्वेश्चन का कि कौन से संत वैष्णव परंपरा से संबंध रखते थे? तो यह है नमनालवार। अलवार, देखिए अलवार में अपने आप में यहां इंडिकेट हो रहा है अलवार, नम्न अलवार, नम्न प्लस अलवार, नमनालवार। क्लियर। तो यहां पर जो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 21वां। बीना दास एक महिला क्रांतिकारी जिन्होंने बंगाल के गवर्नर सर स्टैनली जैक्सन पर कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह के दौरान गोली चलाई, वह किस कॉलेज से संबंधित थी? क्रांतिकारी है बीना दास। तो अब देखिए कौन से कॉलेज से उनका संबंध रहा था। तो इसका आंसर है डायोसेस महिला कॉलेज। ठीक है, वो डायोसेस महिला कॉलेज में अध्ययन कर रही थी। तो जब वहां पर वो कॉन्वोकेशन प्रोग्राम चल रहा था, दीक्षांत समारोह जिसको बोलते हैं, तो वहां पर उन्होंने गवर्नर स्टैनले पर गोली चलाई। और ये डायोसेस कॉलेज कहां पड़ता है? बंगाल में। जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी वहां पड़ता है। क्लियर। बाकी 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। प्रेसिडेंसी कॉलेज, कलकत्ता कॉलेज और संस्कृत कॉलेज। देखिए प्रेसिडेंसी कॉलेज जो है ये भी कहां पर है? कलकत्ता में, कलकत्ता में है। क्लियर। तो पहले क्या था? हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय प्लस डेविड हेयर, इन 2 व्यक्तियों ने क्या की? हिंदू कॉलेज की स्थापना की, जो बाद में जाकर क्या बन जाता है? यही हिंदू कॉलेज आगे जाकर प्रेसिडेंसी कॉलेज बनता है। क्लियर। तो ये ऑप्शन हो गया एक, इसको हमने थोड़ा देखा है। संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज जो है इसकी स्थापना होती है 1781 में। 1781 में कहां पर? कौन से स्थान पर? वाराणसी में। वाराणसी में होती है। और किसने की थी? जोनाथन डंकन ने। एक व्यक्ति का नाम है जोनाथन डंकन। इन्होंने 1781 में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। स्थापना क्यों की थी भाई? सवाल तो उठता है कि एक व्यक्ति है जो ब्रिटिश है लेकिन फिर भी एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना कर रहा है। तो जब हम आगे पढ़ेंगे जब हम, तो उसमें आता है कि जो इंग्लिश जो मैन हैं यहाँ पर, जो इंग्लिश विचारक हैं ब्रिटिश वाले, तो उन्होंने क्या कर रखा है?
भारत के विकास को दो दृष्टि से देखते हैं। इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेंटल और ओरिएंटलिस्ट, ओरिएंटलिस्ट वर्सेज ऑक्सीडेंटल। ये हमारे पास कुल मिलाकर दो विचारधाराएं हैं, ओरिएंटल वर्सेस ऑक्सीडेंटल्स। तो इसमें क्या है कि कुछ लोगों ने भारत को कहा कि यहाँ जो शिक्षा है, यहाँ का जो शिक्षा माध्यम होना चाहिए, द मीडियम ऑफ एजुकेशन, वो इंडियन ही होना चाहिए और भारतीयों को भारतीयों की भाषा में ही शिक्षित करना चाहिए। तो ये जो है प्राच्यवादी जिनको कहा जाता है, तो उसमें जो है एक जोनाथन डंकन व्यक्ति हैं, तो वो कह रहे हैं कि संस्कृत कॉलेज की स्थापना की ताकि यहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ की भाषा में ही शिक्षित किया जा सके। तो इसी उद्देश्य से उन्होंने वाराणसी में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। देख लेते हैं जो हमारा क्वेश्चन था कि कौन से कॉलेज से संबंध था बीना दास का, तो इसका उत्तर हो गया हमारा डायोशेयन महिला कॉलेज, बीना दास, 1911 से 1986। बंगाल की भारतीय क्रांतिकारी और महिला राष्ट्रवादी थी। बीना दास डायोसेशन महिला कॉलेज की छात्रा थी। जब उन्होंने 6 फरवरी 1932 को कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन के ऊपर गोली चलाकर हत्या का प्रयास किया। ये बंगाल में महिलाओं के छात्री संगठन की सदस्य थी। इन्होंने साइमन कमीशन के बहिष्कार में भी बढ़कर चढ़कर हिस्सा लिया था। देखिए 1911 में जन्म है और 1928 में ये जो है साइमन कमीशन, जब साइमन कमीशन यहाँ भारत में आता है तो उसके विरोध में ध्यान होगा लाला लाजपत राय, एक ऐसे क्रांतिकारी जिनकी यहां पर लाठियों से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है। फरवरी में जो साइमन कमीशन मुंबई आता है और नवंबर में लाला लाजपत राय की इसी घटनाक्रम के चलते मृत्यु हो जाती है। तो देखिए 1911 में जन्म है और 1928, मात्र 17 वर्ष की उम्र से ही वे राष्ट्रवादी गतिविधियों में अपना योगदान रखती थी और 1932 में जो है उन्होंने बंगाल के गवर्नर स्टैनली जैक्सन को गोली मारकर प्रयास किया हत्या करने का। बंगाल में क्रांतिकारी योजना के दौरान ही 1931 में 2 अन्य छात्राओं शांति घोष और सुनीति चौधरी ने भी एक जिलाधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, तो भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं उनमें महिलाओं का नाम आता है, जिसमें एक आता है उषा मेहता, एक आता है अरुणा आसफ अली। तो ये कुछ क्रांति, एक होता है प्रीतिलता वाडेकर। तो ये जो महिलाएं हैं इनका राष्ट्रवादी आंदोलन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहता है, जिसको हम आगे अपन कवर करेंगे पूरा भी। तो यहां पर क्या हो गया, बीना दास, यहां पर हो गया हमारे पास शांति घोष, सुनीति चौधरी, उषा मेहता, अरुणा आसफ अली और प्रीतिलता वाडेकर। तो ये महिलाएं हैं जिनका बहुत बड़ा योगदान राष्ट्रीय आंदोलन में रहता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो ऑप्शन इसके हमारे पास 4 कुल मिलाकर हमारे पास 5 इसके हमारे पास विकल्प हैं। मान सिंह की बिहार विजय, जय सिंह की शिवाजी से भेंट, सी इसका जो स्टेटमेंट है राजा बिहारमल की अकबर भेंट, डी कछावा पर जयसिंह का अधिमिलन और यूसुफजाई कुल के विरुद्ध मान सिंह का अभियान। तो यहां पर हमारे पास कुल मिलाकर 5 ऑप्शन हैं। इनमें देखिए सबसे पहले एक व्यक्ति है शिवाजी। तो शिवाजी यहां पर क्या है कि अगर एग्जैक्टली हमें क्वेश्चन नहीं आते हैं तो हमें 2 व्यक्तियों के कालक्रम और उनके शासन काल को देखकर आगे बढ़ना होता है। शिवाजी तो जाहिर सी बात है ये किसके समकक्ष हैं, औरंगजेब, क्लियर। और यहां पर अकबर भी नाम आ रहा है, अकबर, तो जाहिर सी बात है कि सी ऑप्शन जो है वो बी के पहले ही होगा, यानी कि अकबर पहले है और औरंगजेब बाद में है। तो जिन ऑप्शन में बी पहले आ रहा है आप उनको एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिए कौन कौन सा ऑप्शन है, बी जो है उसी से पहले आना चाहिए, बी जो है सी के बाद आना चाहिए। यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है, यहां भी आ रहा है और यहां नहीं आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो है आप एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि अगर इस क्रम को फॉलो करेंगे तो क्या हो गया कि औरंगजेब पहले आ जाएगा अकबर से, जो कि हमारे ऑप्शन के जो हमारे उत्तर है उसमें बिल्कुल फिट नहीं बैठता। ठीक है, फिर आता है मान सिंह की बिहार विजय और एक ऑप्शन है इसमें राजा बिहारीमल की अकबर भेंट। देखिए
अब इसमें से अगर हमें थोड़ा बहुत भी अंदाजा अगर हो रहा होगा तो अकबर जो है 1562 में क्या हो रहा है, 1562 में वो दिल्ली से जा रहा है अजमेर की तरफ। ये दिल्ली है यहां पर और ये जा रहा है टुवर्ड्स अजमेर। तो अजमेर पड़ता है राजस्थान में यहां पर। तो इसी बीच में क्या है, बिहारी मल। अब यहां पर जो नाम है बिहारमल, इसको भारमल भी कहा जाता है और कई जगह इसको बिहारी मल्ला भी लिखा गया है, ठीक है। और एक्चुअल में बिहारी मल, ये तीनों नाम एक ही हैं। भारमल कह लीजिए, बिहारी मला कह लीजिए और बिहारी मल कह लीजिए, ऑल द थ्री नेम्स आर सेम। तो यहां पर राजा भारमल या बिहारी मल की अकबर भेंट, यहां पर क्या होता है कि जब दिल्ली से अजमेर जाते हैं अकबर, तो वहां पर भारमल जो है उनसे मिलने जाता है और कहता है कि भाई मेरी बेटी है, नाम क्या है, हरखाबाई या फिर हरकूबाई या फिर हरखूबाई, सेम नाम है। तो अपनी बेटी जो है उसका विवाह तय कर देता है किससे, अकबर से। तो ये होता है 1562 में, ठीक है। अब एक है यूसुफजई कुल के विरुद्ध मान सिंह का अभियान। मान सिंह जो है ये इसी का पुत्र है। तो यहां पर क्या हो रहा है, मान सिंह जो है उसको काबुल का गवर्नर नियुक्त कर देता है अकबर, और वहां पर यूसुफजई, अफगानिस्तान में निवास करती है एक यूसुफजई जनजाति, तो उसके दमन के लिए यहां पर मान सिंह जो है उसको भेजा जाता है अकबर की तरफ से, ठीक है। तो यहां पर जो है हमने एलिमिनेट कर दिया था बी ऑप्शन। अब बचते हैं हमारे पास ए, सी और डी, देख लेते हैं। राजा बिहारी मल की अकबर से भेंट 1562। दूसरा ऑप्शन है यूसुफजई कुल के विरुद्ध मानसिंह का अभियान 1585। एक है मानसिंह की बिहार विजय 1587 टू 90। कछवाहा पर जयसिंह का अधिमिलन 1630 का दशक बनता है और जयसिंह की शिवाजी से भेंट, और ये है 1665। देखिए इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इस तरह से सी यानी कि सी, ई, ए, डी और बी, जो ये पूरा क्रम है इस तरह से देखने को मिलेगा। बात करते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, पांचवा जो पॉइंट है इसकी, इसमें क्या है देखिए, जयसिंह और शिवाजी इन दोनों की भेंट होती है कहां पर, एक जगह है पुरंदर, महाराष्ट्र में पड़ती है। तो पुरंदर जो है यहां पर औरंगजेब जो है पहले भेजता है किसको, शाइस्ता खां को भेजता है शिवाजी के हत्या करने के लिए। लेकिन शाइस्ता खां क्या है, असफल हो जाता है और औरंगजेब को समझ में आ गया कि जब तक शिवाजी को नहीं मार सकेंगे या मराठाओं को हम अंत नहीं कर सकेंगे तब तक हमारा बीजापुर, मैप में देखते हैं अगर, ये दिल्ली पड़ेगा यहाँ पे और मैप महाराष्ट्र, ये महाराष्ट्र पूरा क्षेत्र हो गया और बीजापुर थोड़ा सा और दक्षिण में, जिसको मैं रेड से बना देता हूं, जो बीजापुर का क्षेत्र है। अगर किसी व्यक्ति को दिल्ली में जो बैठा है उसको अगर यहां पर अपना शासन स्थापित करना है तो जाहिर सी बात बीच में जो पड़ता है जो मराठा साम्राज्य पड़ता है, इसको या तो आपको समाप्त करना पड़ेगा या फिर कोई संधि करके इनको अपने अधिकार क्षेत्र में लेकर आपको इस क्षेत्र पर आपको अधिकार जमा सकते हैं। तो यही हुआ कि जब शाइस्ता खां असफल हो जाता है शिवाजी की हत्या करने में, तो औरंगजेब ने आमेर के राजा जयसिंह को यहां पर शिवाजी के साथ संधि करने के लिए भेजा, और ये जो संधि होती है ये होती है जून 1665, जून 1665, और इसको कहते हैं क्या, पुरंदर की संधि, पुरंदर की संधि, ट्रीटी ऑफ पुरंदर। तो ये जो है 1665 में होती है। तो जो क्रम हो गया हमारा, सबसे पहले जो हमारे ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग देखिए यहां पर लिखा है बिहारमल और बिहारीमल, दोनों सेम नाम है। तो जो दोनों ऑप्शन है वो है कि 1652 हो गया, 1585 में
जो अफगानिस्तान के जो कबीलाई क्षेत्र हैं यूसुफजाई उसका दमन करने के लिए भेजता है। 1587 में बिहार यहाँ पर अभियान होता है और 1630 के दशक में जो है कछवा पर जयसिंह का अधिमिलन, अधिमिलन को कहते हैं इंग्लिश में एक्सेशन, क्लियर। और जयसिंह की शिवाजी से भेंट जो उसको पुरंदर की संधि नाम दिया गया है, जून 1665 में होती है, क्लियर। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसके नेतृत्व में लोक सेवा आयोग गठित किया गया जिसने परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने हेतु अनुशंसा किया। यहां सिविल सेवा आना चाहिए, यहां पे एक वर्ड हो रहेगा सिविल सेवा, सिविल सेवा परीक्षा हेतु अधिकतम आयु सीमा बढ़ाने के लिए अनुशंसा किया, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास चार ऑप्शन है। इसमें जो चार्ल्स एचिसन है, चार्ल्स एचिसन, चार्ल्स एचिसन को यहां पर नियुक्त किया गया है 1886 में। 1886 में कौन था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड डफरिन ने नियुक्त किया है। एक कमीशन बना है चार्ल्स एचिसन के अध्यक्षता में, और उसका काम क्या था कि सिविल सेवा परीक्षा जो है भारत में, उनके बारे में अनुशंसाएं यहां पर उनको यहां देनी थी। तो उसमें क्या कहा गया कि सबसे पहले तो कि जो सिविल सेवा की जो उम्र है, अधिकतम उम्र 19 ईयर्स है, उसको बढ़ाकर कितना कर दिया जाए? 23 ईयर्स कर दिया जाए। तो हमारा ऑप्शन जो है यहीं पर हो जाता है। इसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि जो सर्विसेज हैं वो 3 लेयर्स होनी चाहिए, लेयर्स ऑफ सर्विस वो होनी चाहिए 3 कौन सी? जिसको हम कहते हैं इंपीरियल, दूसरा है प्रोविंशियल, और तीसरा है सबऑर्डिनेट। 3 प्रकार के यहां लेवल होंगे। इंपीरियल यानी केंद्रीय, अगर वर्तमान संदर्भ में समझें तो ये हो जाएगा आईएएस ऑफिसर, और दूसरा हो जाएगा पीसीएस ऑफिसर, और तीसरा जो है लोकल लैंग्वेज पे, क्लियर। तो यहां पर उन्होंने ट्रिपल लेयर जो है एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, किसने? चार्ल्स एचिसन ने। अब उसके बाद बात आती है कि ये व्यवस्था जो है कायम रहती है, लेकिन बाद में कुछ समय बाद में इसमें इसको डबल लेयर कर दिया था। सबऑर्डिनेट को हटा के क्या कर दिया इसमें? इंपीरियल यानी सेंट्रल सर्विसेज, और जो प्रोविंशियल है केवल 2 ही रखी गई। और उसके अलावा एक और इन्होंने रिकमेंडेशन दी थी, वो ये थी कि केंद्रीय सेवा यानी इंपीरियल सर्विसेज, उसमें कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए, कुछ सीटें आरक्षित होनी चाहिए, किसके लिए? प्रोविंशियल जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए, कि इनका प्रमोशन होकर क्या बनेंगे बाद में, ये जो है केंद्रीय सेवा में आएंगे। तो प्रोविंशियल से क्या होंगे? इंपीरियल सर्विसेज में इनको आरक्षण मिला था। तो इस प्रकार ये चार्ल्स एचिसन यहां पर नाम होता है। देख लेते हैं जो डी ऑप्शन है, वेलेंटाइन चिरोल। वेलेंटाइन चिरोल जो है, इनके बारे में कहा जाता है, एक कथन इनका बहुत फेमस है। इन्होंने बाल गंगाधर तिलक, बीजी तिलक जो हैं, उनको कहा था कि बाल गंगाधर तिलक जो हैं भारतीय अशांति के जन्मदाता हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि ही इज द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, और इनकी बुक क्या थी? इंडिया अनरेस्ट। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया अनरेस्ट में। किसने? वेलेंटाइन चिरोल में, क्लियर। तो हमारा जो प्रश्न है इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में जो है सिविल सेवा की उम्र बढ़ाई गई थी। देख लेते हैं क्या है। 1886 में लॉर्ड डफरिन ने भारत में सिविल सेवाओं की समस्याओं की जांच के लिए सर चार्ल्स एचिसन की अध्यक्षता में एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की। इस आयोग ने अनुबंधित सेवा के लिए एक साथ परीक्षा करवाने का विरोध किया और अनिवार्य सिविल सेवा को समाप्त करने की वकालत की। एक साथ का मतलब क्या है यहां पर? कि ब्रिटिश यानी ब्रिटेन, ब्रिटिश इंडिया एंड ब्रिटेन, इन दोनों में जो परीक्षा है, सिविल सेवा परीक्षा है, वो एक साथ नहीं होनी चाहिए, क्लियर। और इसने एक प्रांतीय सेवा की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने खुली सिविल सेवा परीक्षा हेतु भारतीयों के लिए उम्र जो है 19 वर्ष से बढ़ाकर 23 वर्ष करने की अनुशंसा भी चार्ल्स एचिसन ने अपनी अनुशंसाओं में की थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं फटाफट से।
मुगलों के अधीन ग्राम्य व्यवस्था के राजस्व अधिकारियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें कुल मिलाकर हमारे पास जो है 4 ऑप्शन है और उसके लिए 5 स्टेटमेंट हैं। देख लेते हैं क्या है। अकबर ने राजस्व संग्रह के 1% कमीशन के आधार पर कानूनगो को जागीर बांटी। कानूनगो से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने नियत क्षेत्र में राजस्व संग्रहण के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। सी है, अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकद्दम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे। कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा और कानूनगो अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना का स्थायी अभिलेखपाल था। तो इसमें हमारे पास कौन से ऑप्शन है, पूरा कॉम्बिनेशन दे रखा है हमारे पास, 4 ऑप्शन है यहां पर। तो देख लेते हैं क्या है इसका ऑप्शन। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, अकबर ने राजस्व संग्रह के 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जागीर बांटे। बिल्कुल सही बात है, तो ये ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। कानूनगो से अपेक्षा की जाती थी कि वह अपने नियत क्षेत्र में राजस्व संग्रह के दौरान कानून और व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा। बिल्कुल, कानूनगो का जो कार्य था वो राजस्व संग्रह का कार्य था, उसमें उसको कानून व्यवस्था देखने का काम, उसको कानून व्यवस्था का काम नहीं मिला था, उसका कार्य केवल राजस्व व्यवस्था का संग्रहण करना था। अमीनों द्वारा बनाई गई कबूलियत पर चौधरी और मुकद्दम के साथ कानूनगो के हस्ताक्षर होते थे। देखिए, ये जो कबूलियत पर चौधरी और मुकद्दम ये प्रमुख हुआ करते थे किसी क्षेत्र के, तो जब तक कानून इन दोनों के हस्ताक्षर नहीं होंगे कानूनगो वो जो डॉक्यूमेंट है परफेक्ट नहीं माना जाएगा, इसलिए चौधरी और मुकद्दम के यहाँ पर हस्ताक्षर होने जरूरी थे। ठीक है। डी थी, कानूनगो से आशा की जाती थी कि वह अमील द्वारा राजस्व की अवैध उगाही की सूचना राज्य अधिकारियों को देगा। भाई बिल्कुल ठीक बात है, कानूनगो के अंतर्गत ही सारा काम हो रहा है राजस्व संग्रहण का, तो अगर उसमें कहीं गड़बड़ी पाई गई, अवैध उगाही हो रही है, तो उसकी सूचना जो है राज्य अधिकारियों को मिलेगी और वहां फिर बाद में आगे एक्शन लिया जाएगा। ई जो ऑप्शन है, कानूनगो अपने अधीन क्षेत्र में राजस्व अभिलेखों से संबंधित सूचना का स्थायी अभिलेखपाल था। बिल्कुल ठीक बात है। वर्तमान में जो कार्य लगभग पटवारी करते हैं अपने वर्तमान व्यवस्था में, कुछ कुछ वैसा ही कार्य जो है ये कानूनगो का रहता था। पटवारी जो है वो न्याय क्षेत्र, उसके अंदर न्यायाधिकार नहीं होते हैं, वो न्याय नहीं कर सकता है, वो सूचना अपने अधिकारियों तक पहुंचा सकता है। ठीक है, तो यहां पर क्या हुआ, ऑप्शन जो है बी को एलिमिनेट कर दीजिए, तो हमारे ऑप्शन क्या हो गए, ए सी डी ई, इसका जो आंसर हो जाएगा देख लीजिए। मुगलकालीन अर्थव्यवस्था मूलतः कृषि पर आधारित थी। यहाँ कृषि यहाँ के लोगों का मुख्य व्यवसाय था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व था। अकबर ने राजस्व संग्रह के लिए 1% कमीशन के स्थान पर कानूनगो को जागीर बांटी थी। कानूनगो वस्तुतः मध्यस्थ जमींदार हुआ करते थे, इनका कार्य सिर्फ राजस्व संग्रहण करना था, ना कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। देखिए बात जो आ गई यहाँ पे, ना कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना। अमीनों द्वारा निर्मित कबूलियत पत्र पर चौधरी मुकद्दम के साथ कानूनगो के भी हस्ताक्षर होते थे। कानूनगो अमीन द्वारा राजस्व की अवैध उगाही करने वाली की सूचना राज्य को उपलब्ध करवाता था और जिससे भ्रष्टाचार एवं शोषण को नियंत्रित किया जा सके। क्लियर। तो यहां पर देखिए बाद में है कि जो डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उसको वो अभिलेखागार में रखेगा और ये एक तरह से अभिलेखपाल की तरह भी कार्य करता था। अगला प्रश्न देख लेते हैं। सूची 2 है हमारे पास, सूची 1 और सूची 2, इन दोनों को आपस में मिलाना है। देख लेते हैं क्या है। पेशवा के रूप में बालाजी, इसको बालाजी बाजीराव की नियुक्ति, डुप्ले की पांडेचेरी के फ्रांसीसी गवर्नर के रूप में नियुक्ति, मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बारदोनाइस द्वारा मद्रास पर कब्जा, एक्सला चेपेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनर्सौंपा जाना। 4 हमारे पास सूची 1 में है और 4 जो है ऑप्शन सूची बी में है। इनको मिलान करके जो कॉम्बिनेशन बनेगा उसका आंसर हमें देखना है। ठीक है, तो इसका आंसर है ए ऑप्शन, ए का 4। बालाजी बाजीराव पेशवा जो है 1740 में, जो मराठा शासक हैं बालाजी बाजीराव पेशवा, उनकी नियुक्ति होती है 1740 में। बी जो 3 है, B3 डुप्ले की फ्रांसीसी जो है, इसमें 3 आंसर 1742, जो फ्रांस के गवर्नर जो हैं डुप्ले, उनकी जो नियुक्ति है वो 1742 में होती है।
सी है मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बोर्डनॉइस, तो इसका आंसर हमारे पास है 1764, सी 1764। और डी जो है एक्सला चैपेल की संधि और मद्रास का इंग्लिश कंपनी को पुनर्सौंपा जाना। तो एक्सला चैपेल देख लेते हैं क्या है। एक्सला चैपेल जो है ये ऑस्ट्रिया, जो ऑस्ट्रियन वॉर है जो यूरोप में चल रहा है, वहां पर दो पावर्स हैं, फ्रांस और ब्रिटेन, ये इनके बीच में युद्ध चल रहा है। और वहां पर क्या होता है कि जो संधि होती है एक्सला चैपेन की संधि, एक्सला चैपेन ट्रेडी जिसको बोला जाता है, तो वहां पर कई देशों में लेकिन प्रभावी रहे थे वहां पर कौन, फ्रांस और ब्रिटेन। तो उसी शर्त के तहत जो मद्रास को है वो इंग्लिश कंपनी को सौंप दिया गया था। पहले मद्रास पर फ्रांस का अधिकार था, लेकिन इस संधि के तहत, संधि कहां हो रही है, यूरोप में, और उसका प्रभाव कहां पड़ रहा है, भारत पर। तो उस संधि के तहत जो मद्रास है वो पुनः इंग्लिश को कंपनी को सौंपा गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया A4, B3, C1 और D4। D4 मीन्स D2, 1748। एक बार देख लेते हैं। बाजीराव की नियुक्ति 1740 में हो रही है, डुप्ले की नियुक्ति 42 में हो रही है, और बार्दुनाइस की नियुक्ति 46 में हो रही है, और लाप्लास की एक्सला चैपेल की संधि हो रही है 1468 में। तो इस तरह से हमारे जो है आज तक हमने कुल मिलाकर जो हमारा क्वेश्चन पेपर है उसमें टोटल मिलाकर 25 प्रश्नों का हमने डिस्कशन कर लिया है। जो बाकी के जो प्रश्न रहेंगे वो अगली क्लास में। और अगर इसमें कुछ आपको ऐड करना है, कुछ और अलग विषय पर कुछ और जानना है, और कुछ आपको कुछ इसमें बताना है, तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें। और इसके अलावा और कौन से टॉपिक्स पर, देखिए आपके हिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं, तो उन टॉपिक्स को हम यहाँ कवर करेंगे। आप भी अगर कोई टॉपिक चाहते हैं कि उनको यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कवर किया जाए ताकि वो आप तक पहुँच सके, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर हमें बताएं वो चीज़, ताकि हम तक आपकी बात पहुँचे और तुरंत हम उस पर कोई काम कर सकें। ठीक है, चलिए, और जुड़े रहिए हमारे साथ भव्यम क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। नमस्कार।